गुजरात में बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असम्बली की गांधीनगर में मीटिंग। आज लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का किया जाएगा इंतखाब। मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और पार्टी के सीनियर लीडर BS येदियुरप्पा बतौर मुशाहिदीन करेंगे शिरकत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 नौ मुंतखब MLA ने करारदाद को किया मंजूर। रियासत के अगले वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कांग्रेस हाईकमान को सौंपा इख्तियार। इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान के सामने आज पेश की जाएगी रिपोर्ट। PM मोदी ने G20 सदारत से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर की बातचीत। गवर्नरों, वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ वर्चुअल तौर पर हुई बातचीत। मुख्तलिफ G20 प्रोग्रामों में रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से ताउन की अपील। कहा, G20 की सदारत भारत की ताकत का एहसास दिलाने का है मौका। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है यौम इंसानी हुकूक। सदर जमहूरिया कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की तरफ से मुनक्किद किए जा रहे प्रोग्राम से करेंगी खिताब। इस साल इंसानी हुकूक के दिन की थीम है सभी के लिए वक़ार, आज़ादी और इंसाफ। समुद्री तूफान मेंडोस ने चेन्नई के करीब ममल्लापुरम के साहिल को किया अबूर। कमज़ोर होकर शुमाल मगरबी समत बढ़ा। तिरुवल्लुर से नागपट्टनम तक तमाम साहिली अजला में तेज़ हवाओं के लिए रेड अलर्ट जारी। शाम तक हवा की रफ्तार कम होने का है इम्कान। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदादी पैकेज का किया ऐलान। यूक्रेन में हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल के इल्जामात से ईरान और रूस का इनकार। और 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के हाथों पेनाल्टी शूटआउट में हार कर मुकाबले से बाहर। जबकि 2 मरतबा की आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। आखिरी 4 में क्रोएशिया और अर्जेंटीना का होगा मुकाबला। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ में मोहम्मद नौमान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने एक तजवीज़ मंजूर करते हुए कांग्रेस हाईकमान को रियासत के अगले वज़ीर आला के इंतखाब करने का इख्तियार दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रियासती इंचार्ज राजीव शुक्ला ने कहा कि कल शिमला में कानून साज पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें अगले वज़ीर आला के तयन पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम मेंबरान असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक तजवीज़ मंजूर की कि वज़ीर आला के इंतखाब का फ़ैसला आला कमान पर छोड़ दिया जाए। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट आज पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के तमाम मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला और कांग्रेस के रियासती इंतखाबी मुशाहिद भूपेश बघेल, हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट प्रतिभा सिंह ने रियासती कांग्रेस के सदर दफ्तर राजीव भवन में मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 की सदारत से मुताल्लिक़ पहलुओं पर बातचीत करने के लिए रियासतों के गवर्नरों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म ने अपने तबसरे में कहा कि भारत की G20 की सदारत पूरे मुल्क के लिए वक़ार की बात है। वज़ीर आज़म ने टीम वर्क की अहमियत पर जोर देते हुए मुख्तलिफ G20 प्रोग्रामों में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से ताउन की पुरजोर अपील की। वज़ीर आज़म ने बताया कि G20 की सदारत से भारत के कुछ हिस्सों को रिवायती तौर पर आगे तरक्की करने में मदद मिल सकेगी और इस तरह हमारे मुल्क के हर हिस्से की इनफरादियत अहमियत उजागर हो सकेगी। भारत की सदारत के दौरान भारत आने वालों की बड़ी तादाद पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर ख़ास तौर से ज़ोर दिया कि वो अपने मुल्क को बेहतरीन कारोबारी और सरमायाकारी के मरकज़ और सयाहती मकामात के तौर पर पोजीशन देने के मौक़े का भरपूर इस्तेमाल करें और बेहतरीन तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने पूरी हुकूमत और पूरे माशरे के नुक़्ता नज़र के ज़रिए G20 इवेंट्स में लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने की ज़रूरत के अज़्म का भी इयादा किया।
इस मौके पर कई गवर्नरों, वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नरों ने मीटिंग के दौरान अपने ख़यालात का इश्तिराक किया। रियासतों की तरफ से G20 इजलासों की मौजू मेज़बानी के लिए की जाने वाली तैयारियों पर भी जोर दिया गया। दूसरी तरफ मीटिंग से वज़ीर ख़ारजा ने भी खिताब किया और भारत के G20 शेरपा ने एक ख़ास प्रेजेंटेशन दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कौम को वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाली समृद्धि शाहरा के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। समृद्धि शाहरा नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे पूरे मुल्क में बेहतर राब्ते और बुनियादी ढांचे के वज़ीर आज़म के विज़न को पूरा करने की तरफ एक बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म नागपुर में शहरी नक़्ल हमल में इनकलाब लाएंगे। वज़ीर आज़म नागपुर मेट्रो के पहले मरहले को कौम के नाम वक्फ करेंगे और नागपुर मेट्रो के फ़ेज़ 2 का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म एम्स नागपुर को कौम के नाम वक्फ करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि इसका संग बुनियाद वज़ीर आज़म ने जुलाई सन 2017 में रखा था। वज़ीर आज़म नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर आज़म नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म गोवा में मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। यह हवाई अड्डा सयाहती शोबे को फ़रोग़ देगा और ख़ित्ते की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करेगा। वज़ीर आज़म नवे आलमी आयुर्वेद कांग्रेस के इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे और आयुष के 3 कौमी इदारों का भी इफ्तिताह करेंगे। और गुजरात में बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असम्बली की मीटिंग आज गांधीनगर में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर कमलम में होगी, जिसमें कानून साज जमात का लीडर मुंतखब किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा और पार्टी के सीनियर लीडर BS येदियुरप्पा मीटिंग में बतौर मुशाहिद शिरकत करेंगे। पार्टी के तमाम 9 मुंतखब अरकान असम्बली मीटिंग में शिरकत के लिए पहले ही अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। बीजेपी को गुजरात असम्बली की 182 नशिस्तों में से 156 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 17 और आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। काबिल ज़िक्र है कि हलफ बर्दारी की तकरीब पीर को गांधीनगर में होगी। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और NDA की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। गिरदावी तूफ़ान मेंडोस ने कल रात ममल्लापुरम में दस्तक दी, जिसकी वजह से तमिलनाडु के साहिली इलाकों में दरमियानी दर्जे की शदीद बारिश हो रही है। जैसे ही तूफ़ान के लैंडफॉल का अमल शुरू हुआ, चेन्नई के पटनापक्कम में तूफ़ान की वजह से तेज़ बारिश और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुसलसल बारिश की वजह से चेन्नई के पटनापक्कम इलाके में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिरदावी तूफ़ान मेंडोस शुमाल मगरिब की समत बढ़ रहा है, इसलिए शुमाल मगरबी इलाकों में 55 से 65 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलेंगी, जिसकी रफ्तार शाम को कम होकर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा हो जाएगी। इस दौरान महकमा मौसमियात के इंतबाह की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में तालीमी इदारों को शदीद बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से बंद कर दिया गया है। हवाई रेल खिदमात और दीगर नकलो हमल खिदमात को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे ने चेन्नई में हंगामी हेल्पलाइन शुरू की है। दूसरी जानिब साहली अजला में रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों को तैनात किया गया है। हुकूमत ने लोगों को देर शाम तक घरों से बाहर ना निकलने की एडवाइजरी जारी की है। इंसानी हुकूक का आज आलमी दिन है। इस मौके पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की तरफ से मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया प्रोग्राम से खिताब भी करेंगी। इंसानी हुकूक का आलमी दिन हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने सन 1948 में इस दिन को दुनिया में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मौजूद तदबीर के तौर पर मंजूर किया था। इसके तहत इंसानी इक़दार, मसावात व हुकूक के लिए दुनिया में अदल व इंसाफ, आज़ादी और अमन व अमान की बक़ा को बुनियादी शक्ल में तस्लीम किया गया है। इस बरस यौम इंसानी हुकूक की थीम है सभी के लिए इज़्ज़त और वक़ार, आज़ादी और अदल व इंसाफ। और मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर शहर में चाइल्ड लाइन तंजीम के ताउन से एक पहल की गई है। इस पहल का नाम है आस ऑन व्हील। एक ऐसी गाड़ी है जो न सिर्फ ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम देगी बल्कि उन्हें जराइम की दुनिया में जाने से भी रोकेगी। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर इंदौर में ये तजुर्बा शुरू किया गया है।
खिलौने, किताबें, पेन, पेंसिल से भरी ये गाड़ी उम्मीदों की वो गाड़ी है जो जरूरतमंद बच्चों को उनका हक दिलाएगी। उम्मीदों से भरी इस गाड़ी के पहिए जब भी दौड़ेंगे, किसी न किसी गरीब बच्चे के मुस्तकबिल को संवारेंगे। तफरी का ये स्कूल अब इंदौर शहर के उन बच्चों के पास जाएगा जो कई वजूहात से स्कूल नहीं जा पाते। चाइल्ड लाइन और आज संस्था इस व्हीकल को लेकर के इंदौर के विभिन्न ऐसे इलाकों में जाएगी जहां के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, तो स्कूल अब उनके पास जाएगा और ये एक मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत एक कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चों के लिए उसमें मनोरंजन की किताबें होंगी, कुछ ड्राइंग के सामान होंगे, कुछ फिल्म्स होंगी, जिससे उस व्हीकल के तहत उस व्हीकल के साथ बच्चों तक पहुंचाया जा सकेगा। तो ऐसे इलाकों में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक अब ज्ञान की, मनोरंजन की चीज़ें पहुंच सकेंगी। मध्य प्रदेश में आस ऑन व्हील एक तरह का नया तजुर्बा है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर की पहल पर चाइल्ड लाइन की तंजीम, आस और एक प्राइवेट कंपनी की वैन की मदद से ये शुरुआत हुई है। इसकी वजह से इंदौर को बाल मित्र यानी बच्चों का दोस्त बनाने की समत में आगे बढ़ने की एक नई राह मिल गई है। इंदौर को बाल मित्र इंदौर बनाने की दिशा में ये अभिनव प्रयास है और पुलिस भी बच्चों तक पहुंची है और बच्चे पुलिस तक आए हैं। पुलिस और बच्चों के बीच में एक अच्छा सेतु का काम ये व्हीकल करेगी और चाइल्ड लाइन के साथ, आस के साथ निरंतर हम कार्य करते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। कंप्यूटर और मोबाइल के इस दौर में कुछ बच्चे साइबर क्राइम में भी फंसने लगे हैं। ये आस ऑन व्हील पुलिस के लिए भी एक उम्मीद की किरण है। ऑनलाइन काफ़ी बच्चे समय बिताते हैं तो उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है और उनको भी हम अवेयर करेंगे सभी बच्चों को कि ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचें या ऑनलाइन किसी भी प्रकार के चीज़ों के शिकार ना बने। जिस नेक इरादे के साथ इस आस ऑन व्हील को शुरू किया है उसे जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि समाज के जिम्मेदार लोगों ने ये तब्दीली लाने का बीड़ा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने आज मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से उनसे मुताल्लिक़ा नई टेक्नोलॉजी के बारे में वाकिफ़ कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन तालमेल के ज़रिए किया जा सकता है। मरकज़ी वज़ीर ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के शोबा साइंसी और सनती तहक़ीक़ के तहत एक अवामी इदारा है। उन्होंने कहा कि तारीख़ में पहली बार CEL हुकूमत हिंद को 7.26 करोड़ रुपए का डिविडेंड अदा कर रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CEL के ज़रिए MMG ज़िला अस्पताल गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश को अतिये में दी गई एम्बुलेंसों की भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब बात ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जिसे खलाई मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे खला में सफ़र करने का मामला हो या खला में बेस बनाने का, ये रिएक्टर कई तरह से मददगार साबित हो सकता है। जब हम खला में सफ़र करने की बात करते हैं तो अब चांद और मरीख पर गाड़ियां भेजने की बात आम है। खला में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने अब चांद और मरीख पर मुस्तकिल अड्डे बनाने की बात शुरू कर दी है। इसी तरह के एक मिशन में मदद के लिए बरतानिया की कंपनी रोल्स रॉयस जौहरी तवानाई पर मबनी एक माइक्रो रिएक्टर डिज़ाइन कर रही है। ये एक नए किस्म का रिएक्टर होगा जो चांद पर बनाए जाने वाले बेस को तवानाई देने के अलावा मरीख जैसे तवील फासले के सफ़र में अहम किरदार अदा कर सकता है। ताहम चांद या किसी और सैयारे पर जाना अब भी इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं, लेकिन अब नासा और बहुत सी दूसरी बड़ी खलाई एजेंसियां चांद पर मुस्तकिल अड्डा बनाना चाहती हैं ताकि खला में और वहां से बहुत दूर मिशंस किए जा सकें। ऐसे में ये माइक्रो रिएक्टर भी वहां तक पहुंचने के जराये को तेज करने की जारी कोशिशों में से एक है। पारंपरिक ईंधन का उपयोग करके मंगल ग्रह की यात्रा करने में करीब 18 महीने तक का समय लगता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के उपयोग से इसे कम करके 3 महीने तक लाया जा सकता है। ऐसा करने में उस ग्रह तक जाना हमारे लिए और सुगम बनता है और हम वहां ज्यादा से ज्यादा चीजों का पता लगा सकते हैं। रोल्स रॉयस सबसे ज्यादा जेट इंजन बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन ये 60 सालों से बरतानवी रॉयल नेवी की न्यूक्लियर आबदोजों के लिए रिएक्टर भी बना रही है।
दुनिया के कई ममालिक चांद पर पाए जाने वाले मादनियात को जमीन पर लाने का मंसूबा भी रखते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस की मुनफरिद मिसाल पेश करते हुए ये रिएक्टर तवानाई के दिगर जराये से ज्यादा ताकतवर और मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह और शाम की ठंड में इजाफा होने लगा है, लेकिन लोगों को दिन के वक्त धूप निकलने से राहत मिल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आइंदा चंद दिनों में शदीद सर्दी पड़ने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस मैदानी इलाकों में 3 से 4 रोज में इसका असर नजर आएगा। मौसम में तेजी से तब्दीली के बाइस 15 दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ होगी। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस दौरान दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड किया गया है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 रिकॉर्ड किया गया, जो कि ख़राब ज़ुमरे में शामिल है, जबकि गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में है। अहम बात यह है कि 0 और 50 के दरमियान हवा के मायार का इंडेक्स अच्छा, 101 से 200 का दरमियानी और 201 से 300 को ख़राब समझा जाता है। 301 से 400 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब माना जाता है और 401 से 500 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंतहाई ख़राब तस्लीम किया जाता है। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णो ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के ऑडिटोरियम में काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु के शुरा के साथ बातचीत करते हुए अपना तजुर्बा शेयर किया। उन्होंने काशी तमिल एक्सप्रेस चलाने की भी बात कही। एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहे हैं, उससे राष्ट्रीय एकता में, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस कल्पना में निश्चित भाव से एक बहुत बड़ी अभिवृद्धि होगी। काशी तमिल संगमम के नाम से एक एक्सप्रेस चलेगी जो कि इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सदैव याद रखने के लिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी होगी। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब आज होने जा रही है। ये तकरीब कोविड की वजह से 3 साल बाद मुनक्किद हो रही है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने BHU के वाइस चांसलर से खुसूसी बातचीत की। दीक्षांत समारोह किसी विश्वविद्यालय का, उसके विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहाँ से उन्हें उनकी मेहनत का सर्टिफिकेट मिलता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 दिसंबर को होना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी हैं। जैन साहब, ये काशी तमिल संगमम के बीच में ही, चूंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो आप निभा ही रहे हैं, साथ में दीक्षांत समारोह को भी कर रहे हैं आप, तो इसमें किनको आप आमंत्रित कर रहे हैं? करीब 35,000 के करीब स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने वाली है, क्योंकि 3 साल के बाद ये कन्वोकेशन हम कर रहे हैं और कोविड की वजह से 2 साल से कन्वोकेशन नहीं हुआ था। तो बहुत बड़ा आयोजन होगा और पहले दिन 10 तारीख को मॉर्निंग में स्वतंत्रता भवन में मेडल्स दिए जाएंगे और उसके बाद डिफरेंट फैकल्टीज़ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और वहाँ से सर्टिफिकेट भी और भी मेडल्स दिए जाएंगे। देश में जो गरीब है, देश में जो कमज़ोर है, देश में जो परेशान है, उसके लिए अपने आप को सेंसिटिव रखें, उसके प्रति संवेदना रखें। एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट है उसके बारे में ये परिकल्पना होनी चाहिए कि वो कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। गुरुकुल के कुलपति ने दीक्षा दी अपने विद्यार्थियों को, कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और अब रुख करते हैं आलमी खबरों की जानिब। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिकी महकमा दिफा ने जुमे को यूक्रेन के लिए $400 मिलियन के फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान किया। इसके अलावा अमेरिका जर्मनी में एक सिक्योरिटी असिस्टेंस हेडक्वार्टर भी कायम करने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन को असले की तमाम मुंतकली और फौजी तरबियत की निगरानी के लिए किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी इमदादी पैकेज यूक्रेन को रूसी हमलों के खिलाफ अपने दिफा में मदद देगा। इसके अलावा यूक्रेन को अपने फ़ज़ाई सलामती को मजबूत करने की नई सलाहियत भी मिलेगी। जुमे को यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में शदीद गोलाबारी की गई। इस दौरान गोलाबारी की जद में आने से एक शख्स की मौत और एक मकान तबाह हो गया।
इसके अलावा हमले में यूनिवर्सिटी की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। काबिल जिक्र है कि डोनेट्स्क का इलाका 2014 से रूसी हिमायत याफ्ता अलीदगी पसंदों के कब्जे में रहा है, जिन पर यूक्रेन के शहरियों के बुनियादी ढांचे पर गोलीबारी करने का इल्ज़ाम है। सितंबर सन 2022 में रूस ने डोनेट्स्क समेत 3 दीगर खित्तों में रेफरेंडम के इनेकाद के बाद इसे रूस का हिस्सा करार दिया, जिसे कीव और मगरबी हुकूमतों ने गैर कानूनी करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी। वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमे को कहा कि डॉनबास के बाखमूत, सोलेदार, मारेका और क्रीमिया के इलाकों में फ्रंट लाइन पर सूरत हाल बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि गोलाबारी की वजह से इन इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों की वजह से यहाँ रहने की कोई जगह बाकी नहीं रही, लेकिन यूक्रेन की फ़ौज रूस का सख्ती से मुकाबला कर रही है और रूसी हमलों का सामना कर रही है। और खेल की खबरों में 2 बार फुटबॉल आलमी कप का टाइटल जीतने वाली अर्जेंटाइन की टीम कतर में जारी फुटबॉल आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जुमे को खेले गए मैच में टीम ने हॉलैंड की टीम को पेनल्टी शूटआउट पर 4-3 से शिकस्त दी। टीम अब क्रोएशिया का मुकाबला करेगी, जिसने सेमीफाइनल में ब्राज़ील को शिकस्त दी थी। मैच के 35वें मिनट में हेमोल मोरेना ने अर्जेंटीना को 1-0 की सबकत दिलाई। इन्होंने लियोनेल मेसी के शानदार पास पर गोल किया। मेसी ने 73वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना की टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, ताहम ऐसा नहीं हुआ और मैच का फैसला बाद में पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जब हॉलैंड ने देर से गोल करके स्कोर लाइन 2-2 से बराबर कर दी। 5 मरतबा फुटबॉल आलमी कप की चैंपियन ब्राज़ील कतर में जारी आलमी कप से बाहर हो गई है। ब्राज़ील को जुमे को हुए क्वार्टर फाइनल मैच में क्रोएशिया की टीम ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। दोनों टीमें एक गोल से बराबर थीं। मुकर्ररा वक्त और इजाफी वक्त में गोल इसके बाद बेनतीजा पेनल्टी स्पॉट से आया, जहां क्रोएशिया ने जीत हासिल की। इस मैच में ब्राज़ील की जानिब से स्टार खिलाड़ी नेमार ने गोल किया, ताहम वो टीम को जितवाने में कामयाब नहीं रह सके। क्रोएशिया की टीम आखिरी बार फाइनल में नॉकआउट हो गई थी 2018 में। पेनल्टी शूटआउट में ही 3 मैच जीते थे उस वक्त उसने, और अब सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज चटगांव में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही है। बांग्लादेश को बरतरी हासिल है। ऐसे में भारतीय टीम की नज़रें जीत के साथ सीरीज़ ख़त्म करने पर होंगी। भारतीय टीम इस साल दूसरी बार वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी। जनवरी में जनूबी अफ्रीका के दौरे पर उन्हें 3 मैचों की सीरीज़ में 3-0 से शिकस्त मिली थी। और अब एक नज़र मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। और मौसम के बाद आपको लिए चलते हैं दुनिया के कुछ मुख्तलिफ नज़ारों की तरफ। जी हाँ, ब्राज़ील जहाँ साओ पोलो में 91 मीटर लंबा फेयर्स व्हील आवाम के लिए खोल दिया गया है और आवाम उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। आप भी इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।
मुझे गाना गाने का शौक था। एक्चुअली मुझे सिंगर बनना था, बाय डिफॉल्ट मैं एक्टर बन गई। एक ऐसी कसक सी रह गई हो कि कुछ काश अगर ऐसा होता तो कुछ ऐसा होता। माई बिगेस्ट विश इज आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ विथ माई लाइफ पार्टनर, विथ माई सोलमेट। आई डोंट नो वेयर ही इज। रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है, ये दिल को आज क्या हुआ है। अजीम अदाकारा दीपशिखा नाग